बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है आइसोटोप्स के बारे में। इस वीडियो में हम आइसोटोप से रिलेटेड जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह ताला हम सारी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं उसके टॉपिक ऑफ कंटेंट्स क्या हैं जो आज हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, उसमें हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, साथ में हम इसके एग्जांपल्स देख लेंगे। सेकंड नंबर पे जो हमने डिस्कस करना है, हमने वो डिस्कस करने हैं डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स, कि आइसोटोप्स की डिस्कवरी कैसे हुई थी और उस डिस्कवरी की बेस पे उसकी कितनी टाइप्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और थर्ड नंबर पे हमने जो डिस्कस करना है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइसोटोप्स, कि उसकी क्या खसूसियात हैं आइसोटोप्स की। नंबर 4 पे जो हमने डिस्कस करना है वो है आइसोटोपिक इफेक्ट। नंबर 5 पे जो हम डिस्कस करेंगे आइसोटोप्स प्रोडक्शन, कि आया कि हम आइसोटोप्स को खुद भी प्रोड्यूस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और 6 नंबर पे जो हमने डिस्कस करना है वो है डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स ऑफ आइसोटोप्स। वैसे तो बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं लेकिन जो हम डिस्कस करेंगे वो तकरीबन 6 या 5 के करीब टेक्निक्स होंगे। और नंबर 7 पे जो हमने डिस्कस करना है वो है यूजेस ऑफ आइसोटोप्स, कि आइसोटोप्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं। वैसे तो इनके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आते हैं लेकिन हम इनके मेजर जो यूजेस हैं वो देख लेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वाटर आइसोटोप से, और फर्दर बाकी भी हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। तो आइसोटोप्स होते क्या हैं? आइसोटोप्स होते हैं बेसिकली डिफरेंट एटम्स। किस चीज़ के डिफरेंट एटम्स? सेम एलिमेंट। डिफरेंट एटम्स किस चीज़ के? सेम एलिमेंट के। डिफरेंट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विद सेम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से। दूसरा इसका नाम क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। विद सेम एटॉमिक नंबर और सेम प्रोटॉन बट डिफरेंट क्या चीज़ हमने इसमें लेनी है? मैस नंबर। किससे रिप्रेजेंट करने उसको? A से, या उसकी जगह आप कह सकते हैं और न्यूट्रॉन्स। तो इसकी प्रॉपर जो डेफिनेशन होगी वो क्या बनेगी? डिफरेंट एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एक जैसे एलिमेंट के डिफरेंट एटम विद सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो? सेम हो, बट डिफरेंट मास नंबर, जिनका मैस नंबर क्या हो? डिफरेंट हो। मैस नंबर डिफरेंट क्यों होगा? न्यूट्रॉन की वजह से डिफरेंट होगा, तो उनको हम कहेंगे आइसोटोप्स। अब साथ में हम एग्जांपल्स देख लेते हैं, तब ये डेफिनेशन आपको क्लियरफाई हो जाएगी। तो इसमें सबसे पहले जो हम एग्जांपल ले लेते हैं वो ले लेते हैं हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की। अब लेट्स सपोज ये हमारे पास है हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स, हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 2, हाइड्रोजन 1 3। तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो लेफ़्ट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे और जो लोअर साइड पे जो वैल्यू होती है, ये लेफ़्ट साइड और ये उसकी लोअर साइड, लेफ़्ट साइड लोअर साइड, उसको हम क्या कहते थे? एटॉमिक नंबर। और किससे रिप्रेजेंट करते थे? Z से। इसका मतलब इन तीनों का एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है, 1 1 1। जो उसका एटॉमिक नंबर होता है वही उसके अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन्स। वो भी तीनों के अंदर क्या है? सेम। और न्यूट्रल स्टेट में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही एटम के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो भी तीनों में क्या है? सेम। यानी एटॉमिक नंबर तीनों का क्या है? सेम है। आगे देखें, ये जो लेफ़्ट साइड पे अपर साइड पे जो वैल्यू लिखी हुई है, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इसको हम क्या कहते थे? मैस नंबर। और इसको रिप्रेजेंट करते थे A से। तो इसमें मैस नंबर की वैल्यू क्या है? 1। दूसरे में मैस नंबर की वैल्यू क्या है? 2। तीसरे में मैस नंबर की वैल्यू क्या है? 3। अब देखें मैस नंबर में क्या होती हैं? 2 चीज़ें होती हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। A इज़ इक्वल टू प्रोटॉन की जगह हम एटॉमिक नंबर भी कह सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ प्रोटॉन होती है वही उसका एटॉमिक नंबर होता है, प्लस न्यूट्रॉन। अब तीनों के अंदर आपको डिफरेंट नज़र आ जाएगा कि मैस नंबर डिफरेंट क्यों है। तो सबसे पहले देखें फर्स्ट वन में, इस वाले में एटॉमिक मैस की वैल्यू क्या है? 1। इधर मैं क्या पुट करूँगा? 1। एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन वो तीनों में कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू भी क्या है? 1। तो Pr की जगह आ जाएगा 1 प्लस n। तो इसका टोटल जो न्यूट्रॉन का 1 - 1 आंसर क्या आ जाएगा? 0। मतलब इसमें न्यूट्रॉन क्या है? 0। और ये पूरे यूनिवर्स में ये जो हाइड्रोजन 1 1 है, ये वहद एलिमेंट है जिसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं, जिसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं, 0 न्यूट्रॉन, वहद ये एलिमेंट है। ये चीज़ आपने नोट कर लेनी है।
ज़ीरो न्यूट्रॉन, बाकी कोई ऐसा एटम या एलिमेंट नहीं मिलेगा जिसके अंदर न्यूट्रॉन ज़ीरो हों। सेकंड नंबर पे आ जाएं, इसमें एटॉमिक मास की वैल्यू क्या है 2। इस फार्मूले की मदद से एटॉमिक मास की वैल्यू क्या है 2, एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन्स की वैल्यू क्या है 1, प्लस न्यूट्रॉन हमने फाइंड करने थे 2 - 1 आंसर क्या आ जाएगा 1, तो उसमें न्यूट्रॉन की वैल्यू क्या होगी 1, यानी इस वाले केस में न्यूट्रॉन की वैल्यू क्या होगी 1। गुड। अब थर्ड नंबर पे आ जाएं, इसमें देखें एटॉमिक मास या ए की वैल्यू क्या है 3, क्या है 3, एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन की वैल्यू क्या लिखी हुई है 1 प्लस न्यूट्रॉन, तो इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे 3 - 1 2 न्यूट्रॉन, तो इसमें न्यूट्रॉन की तादाद कितनी है 2। तो इस सारी डिस्कशन से क्या बात साबित हुई है कि हमने सेम एलिमेंट लिया, सेम एलिमेंट हमने क्या लिया हाइड्रोजन, उनके फिर हमने क्या लिया डिफरेंट एटम्स, 3 डिफरेंट एटम, इस वाले का नाम है प्रोटियम फर्स्ट, और सेकंड वाले का नाम क्या है ड्यूट्रियम, ये नाम भी आप लिख लीजिएगा, और जो थर्ड नंबर वाला ये आइसोटोप्स है इसका नाम क्या है ट्राइट्रियम, क्या नाम है इसका ट्राइट्रियम। यानी हमने सेम एलिमेंट लिया, एलिमेंट हमने क्या लिया हाइड्रोजन लिया, फिर हमने उसके डिफरेंट एटम्स लिए। डिफरेंट एटम्स क्यों लिए, बेसिकली उनका मास नंबर डिफरेंट है, मास नंबर डिफरेंट होगा तो उनकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाएंगी, इस वजह से हम कहेंगे कि उनकी एटम भी चेंज हो जाएंगे। बेशक उनका सिंबल सेम है, इधर भी एच लिखा हुआ, इधर भी एच, इधर भी एच, ये जो एच रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं एलिमेंट को, लेकिन इसके साथ ये जो सिंबल लगे हुए हैं 1 1 1 2 1 3 ये उसकी एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ को शो कर रही हैं जो कि डिफरेंट हैं, इस वजह से हम कहेंगे एलिमेंट तो सेम है लेकिन ये जो एटम है ये सेम नहीं है, ये डिफरेंट है। ये डिफरेंट एटम क्यों है, इनकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम क्या कहते हैं आइसोटोप। फिर हमने देखा था तीनों के अंदर एटॉमिक नंबर क्या है सेम है, लेकिन मास नंबर की वैल्यू तीनों में क्या हो रही है चेंज हो रही है। फिर हमने ये देखा कि मास नंबर की वैल्यू क्यों चेंज हो रही है, तो हमें पता चला बेसिकली तीनों में न्यूट्रॉन चेंज हो रहे हैं, तो जो जो न्यूट्रॉन चेंज होते जाएंगे मास नंबर की वैल्यू भी क्या होती जाएगी चेंज होती जाएगी। तो इसी से हम डेफिनेशन क्या बनाते हैं डिफरेंट एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर। ये देखें तीनों का एटॉमिक नंबर सेम 1 1 1 बट डिफरेंट मास नंबर, लेकिन जिनका मास नंबर क्या हो डिफरेंट हो तो उनको हम क्या कहते हैं आइसोटोप्स। तो इसको आप नोट कर लें, फिर आगे हम फर्दर मूव करते हैं हमसे। अच्छा, जो अब हम इसके साथ दूसरे एग्जांपल भी देख लेते हैं ताकि आपको मज़ीद ये कंसेप्ट में क्लियर हो जाए आइसोटोप से रिलेटेड। तो फर्स्ट अभी जो हमने एग्जांपल लिया है वो लिया हमने हाइड्रोजन की, तो दूसरी इसमें जो अब हम एग्जांपल लेने जा रहे हैं वो हम लेने जा रहे हैं कार्बन की। कार्बन 612, कार्बन 613, कार्बन 614, सेम वही चीज़, इसमें एलिमेंट आपने क्या लिया है कार्बन, एलिमेंट क्या लिया है हमने कार्बन, लेकिन तीनों के मास नंबर डिफरेंट है। मास नंबर डिफरेंट है तो हम कहेंगे ये उनके एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाएंगी। तो मतलब ये तीनों जो एटम्स हैं ये सेम नहीं होंगे, ये क्या होंगे ये डिफरेंट होंगे। एलिमेंट सेम है लेकिन आपके पास जो एटम्स है वो क्या है डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि इनका मास नंबर डिफरेंट है। अब देखें 666 मतलब तीनों की जो एटॉमिक नंबर की वैल्यू है वो क्या है सेम है, इस वाले में भी सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी क्या है सेम है। आगे देखें ए की वैल्यू एटॉमिक मास की वैल्यू, फर्स्ट वन में क्या है इसकी वैल्यू है 12, सेकंड वाले में उसकी क्या वैल्यू है 13, और थर्ड वन में उसकी क्या वैल्यू है 14। ये देखें तीनों में एटॉमिक मास की वैल्यू क्या हो रही है चेंज हो रही है। दोबारा वही डेफिनेशन जो हमने पिछले उसमें रिपीट की थी, डिफरेंट एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विद सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर और कॉल्ड आइसोटोप। ये हमने दूसरे एग्जांपल देख लिए। तो इसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है, एक तो यही तरीका है सिंपल कि कोई भी एलिमेंट ले लें x, नीचे उसका क्या लिख लें एटॉमिक नंबर, ऊपर क्या लिख लें एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास तो ज़ाहिर चेंज होता रहेगा जिस तरह इधर हमने इसको शो किया। दूसरा इसका क्या तरीका रिप्रेजेंट करने का, आप उस एलिमेंट का सिंबल लिख लें और उसके आगे आप लगा लें हाइफन, हाइफन लगाने के बाद आपने क्या करना है उसका मास नंबर लिखना है। लेट्स सपोज इसमें अगर हम देखें तो ये हो जाएगा कार्बन 12, और इसको किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम कार्बन 13। लाजमी नहीं है कि यार बार बार आप उसका एटॉमिक नंबर लिखें, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम होते तो वो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह भी हम आइसोटोप्स को लिख सकते हैं। इसी तरह लास्ट वन का क्या होगा कार्बन 14, जो पीछे हमने हाइड्रोजन को डिस्कस किया उसको आप किस तरह लिख सकती हैं, प्रोटियम को लिखोगे 1, ड्यूट्रियम को लिखोगे 2,
ट्राइटियम को आप क्या लिखोगे 3। तो ये तो है इसकी रिप्रेजेंटेशन, मतलब इस तरह से भी आप इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा ये तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का आइसोटोप्स को। तो आइसोटोप्स की हमने इस डेफिनेशन भी देख ली है, एग्जांपल्स भी देख लिए हैं, रिप्रेजेंटेशन भी देख लिया। अब जब हम नेक्स्ट जो हम मूव करने जा रहे हैं वो है आइसोटोप्स की डिस्कवरी और इनकी टाइप्स, तो वो भी हम देख लेते हैं। डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स एंड टाइप्स। तो डिस्कवरी जो है ना आइसोटोप्स की, इसमें दो साइंटिस्ट का बड़ा रोल है। फर्स्ट वन इज़ सोडे एंड सेकंड वन इज़ थॉमसन। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने आइसोटोप्स को क्या किया था, डिस्कवर किया था। लेकिन सबसे ज़्यादा रोल आइसोटोप्स की डिस्कवरी में, या जो सबसे पहला साइंटिस्ट था जिन्होंने आइसोटोप्स को डिस्कवर किया था, वो आपके पास क्या है, सोडे। इसने 1919 में रेडियो एक्टिव एलिमेंट को डिस्कवर किया था। अभी हम रेडियो एक्टिव भी देख लेते हैं ये क्या होती है। कौन से एलिमेंट्स को डिस्कवर किया था, रेडियो एक्टिव। कौन से एलिमेंट्स, रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं, सिंपली सी बात है, जो क्या रिलीज़ करें, रेडिएशन। क्या रिलीज़ करें, रेडिएशन। अच्छा, अब हम दोबारा आ जाते हैं, रेडिएशन क्या चीज़ होती है। रेडिएशन डिफरेंट टाइप्स की रेज़ होती हैं। जो कॉमन इसमें फेमस रेज़ हैं वो 3 तरह की हैं। कौन कौन सी, अल्फ़ा रेज़, या इसको आप अल्फ़ा पार्टिकल्स भी कह सकते हो। ये रेडिएशन की टाइप्स हैं जो किसने, सोडे ने जो क्या की थी बच्चे, ऑब्ज़र्व की थी। दूसरे नंबर पे आप इसमें कह सकते हैं बीटा पार्टिकल और बीटा रेज़। थर्ड नंबर पे आप क्या कहेंगे, गैमा रेज़। इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल्स कुछ भी नहीं होते, ये बेसिकली क्या होते हैं, 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन, इनका मजमुआ होते हैं ये पार्टिकल। और आप जानते हैं, अगर हम बात करें हीलियम की, एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर क्या होता है, 4। मतलब इसमें कितने प्रोटॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं, 2 होते हैं। मास नंबर क्या है, 4। मास नंबर 4 से क्या मुराद है, इसमें फिर 2 क्या होंगे, न्यूट्रॉन होंगे, और यही 2 प्रोटॉन इसमें ऐड कर लें तो मास नंबर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अगर इसमें से, इस हीलियम में से मैं ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लूँ, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लूँ, रिमूव कर लूँ, तो पीछे क्या बचेंगे, पीछे बचेंगे 2 न्यूट्रॉन प्लस 2 प्रोटॉन। अगर आप गौर से देखें, ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, तो इसमें से जब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे तो इस चीज़ को मैं तो यूँ भी तो रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, हीलियम प्लस 2। तो दूसरे लफ्ज़ में अल्फ़ा पार्टिकल की जगह कुछ बुक्स में क्या लिखा होगा, हीलियम न्यूक्लियाई। क्या लिखा होगा, हीलियम न्यूक्लियाई। बात समझ आ गई है। हीलियम न्यूक्लियाई से वो क्या कहना चाह रहा है कि बेसिकली हमने 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स लिए हैं। जब वो पार्टिकल्स की शक्ल में, एनर्जी की शक्ल में मूव करेंगे तब हम उनको क्या नाम देंगे, अल्फ़ा पार्टिकल। सेकंड नंबर पे क्या आ रहा है, बीटा रेज। बीटा रेज कुछ भी नहीं है, बेसिकली ये है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं है। यानी इलेक्ट्रॉन जब वो रेज की शक्ल में, एनर्जी की शक्ल में मूव करेगा किसी भी न्यूक्लियस में से, न्यूक्लियस कहते हैं, किसी भी शेल में से या किसी भी एटम में से, तो उसको हम क्या कहेंगे, बीटा रेज। तो हम कह सकते हैं फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड बीटा रेज, आर कॉल्ड बीटा रेज। थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या है, गैमा रेज। थर्ड नंबर पे क्या है हमारे पास, गैमा रेज। गैमा रेज कुछ भी नहीं है, ये भी फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स हैं। बस यही आपने जहन में रखना है। दोबारा सुन लें, हमने कहा कि आइसोटोप्स को डिस्कवरी में करने में 2 साइंटिस्ट का बड़ा रोल है। फर्स्ट वन सोडे, सेकंड वन इज़ थॉमसन। तो 1919 में सोडे ने कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स डिस्कवर किए थे, और उसने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में किस चीज़ को डिस्कवर किया था, रेडिएशन को। फिर हमने देखे रेडिएशन की कितनी टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं। या तो वो होंगी अल्फ़ा, बीटा, गैमा। अल्फ़ा क्या होते हैं, हीलियम के न्यूक्लियाई। हीलियम के न्यूक्लियाई क्यों होते हैं, वो इधर मैंने सारा डिस्कस कर दिया आपको। साथ में होते हैं बीटा पार्टिकल, वो क्या होते हैं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। उसके साथ क्या होते हैं, गैमा रेज। गैमा रेज आपके पास क्या होते हैं, बेसिकली फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन। तो इसके साथ हम देख लेते हैं कि थॉमसन ने क्या काम किया था। थॉमसन ने भी आइसोटोप्स डिस्कवर किए थे, लेकिन कौन से एलिमेंट्स के लिए, नॉन रेडियो एक्टिव, यानी जो अल्फ़ा, बीटा, गैमा रेज खारिज नहीं करेंगे। वो हम देख लेते हैं कि कौन से एलिमेंट रिलीज़ करते हैं, कौन से एलिमेंट रिलीज़ नहीं करते। नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। तो इधर मैं लफ्ज़ क्या लिख रहा हूँ, आइसोटोप्स।
तो सोडे ने क्या डिस्कवर किए थे? रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। कौन से आइसोटोप्स? रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। वेरी गुड। रेडियो एक्टिव कौन से होते हैं वो भी अभी आपको मैंने बता दिया, अल्फ़ा बीटा गैमा। तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के लिए हम एक दूसरी टर्म भी यूज़ करते हैं, हैवी न्यूक्लियाई आइसोटोप्स। हैवी न्यूक्लियाई आइसोटोप्स, इसके लिए हम एक लफ्ज़ यूज़ करेंगे लाइट न्यूक्लियाई आइसोटोप्स। एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। अब मिसाल के तौर पर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की जो हम एग्जांपल हैं काफ़ी फेमस है, आयोडीन 131। अब देखिए ये 131 किसको शो कर रहा है? उसके एटॉमिक मास को। पीछे आपको मैं समझा चुका हूँ कि ये भी आइसोटोप्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। अच्छा, उसके बाद कार्बन 14, ये भी आपके पास कौन सा है बच्चे? रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। तीसरे नंबर पे आप ट्राइट्रियम, तो ये भी आपके पास कौन सा आइसोटोप्स है? रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है। मतलब ये आइसोटोप्स ऐसे आइसोटोप्स हैं जो रेडिएशन खारिज करेंगे। वो रेडिएशन क्या होंगी? अल्फ़ा रेज, बीटा रेज, गैमा रेज। अच्छा, आगे हम देख लेते हैं थॉम्सन, जिसने नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स डिस्कवर किए थे। कौन से? नॉन रेडियो एक्टिव। इसकी फेमस एग्जांपल कार्बन के जो भी आपने 3 आइसोटोप्स पढ़े थे, एक तो हमने इधर डिस्कस कर लिया, सेकंड क्या है आपके पास? कार्बन 12, ठीक हो गया। अगला होगा आपके पास कार्बन 13। इस तरह हाइड्रोजन में आप देख लें हाइड्रोजन 1, यानी काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं। तो इसी बेस पे फिर हम कह सकते हैं आइसोटोप्स की कितनी टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, सेकंड वन इज़ नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को क्या हम दूसरा नाम क्या देते हैं? आइसोटोप्स ऑफ हैवी न्यूक्लियाई। और ये जो नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं इनको हम क्या कहते हैं? आइसोटोप्स ऑफ लाइट न्यूक्लियाई। और ये साथ हमने उनके एग्जांपल डिस्कस कर लिए। अब हम जो आगे डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइसोटोप्स। उसी में हम एक और टर्म भी डिस्कस करेंगे, आइसोटोपी। तो वो आप देख लें। प्रॉपर्टीज़ इसकी बहुत ही सिंपल हैं। अगर आपको ये बेसिक समझ आ गए तो ये प्रॉपर्टीज़ भी आपको समझ आ जाएंगी। तो प्रॉपर्टीज़ में हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइसोटोप्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइसोटोप्स। तो सबसे पहले हम इसकी कौन सी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे? वेरी सिंपल और बहुत ही फेमस प्रॉपर्टी है। इसका नाम है आइसोटोपी, जो आपके फर्स्ट ईयर में भी है ये टर्म, आइसोटोपी। आइसोटोपी क्या होती है? अब इसको जरा समझ लीजिएगा। हम जानते हैं कि आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम होता है। एटॉमिक नंबर जो होगा वही उसके अंदर क्या होंगे? प्रोटॉन। और जितने उसके अंदर प्रोटॉन होंगे वही उसके अंदर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखें, सेम प्रोटॉन होने की वजह से और सेम इलेक्ट्रॉन होने की वजह से उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है आइसोटोप्स की वो क्या होगी? सेम होगी। ये फिर मैं आपको समझा भी देता हूँ कैसे। अब देखिए, मिसाल हम ले लेते हैं हाइड्रोजन की, दोबारा 1 इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये प्रोटियम है हमारे पास, ये हमारे पास है ड्यूट्रियम, और ये हमारे पास क्या है? ट्राइट्रियम। अब इसमें देखें, ये किसको शो कर रहा है? मैस नंबर को। एटॉमिक नंबर क्या है? तीनों का सेम है, 1 1 1। एटॉमिक नंबर Z की जगह मैं क्या पुट करूँगा? 1। मतलब तीनों में कितने प्रोटॉन्स हैं? एक ही प्रोटॉन्स है। गुड। अच्छा, तीनों में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक इलेक्ट्रॉन। तो इसकी ज़रा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें प्रोटियम की, तो इसमें K में होगा 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे लफ्ज़ों में 1s1। शेल में करें या सब शेल में करें, दूसरे में भी यही सेम केस होगा। K में होगा 1, ड्यूट्रियम वाले केस में, उसमें क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है तो इसमें भी क्या होगा? 1s1। तीसरे में भी सेम यही केस होगा, K में होगा 1, या उसको आप लिखो 1s1। ये आपको नज़र आ रहे तीनों के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम है, सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और तीनों का शेल भी क्या है? यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, शेल भी तीनों का क्या है? सेम है। तो सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होने की वजह से पीरियोडिक टेबल में, इसमें पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी ना, केमिकल प्रॉपर्टीज़, कौन सी प्रॉपर्टीज़? केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो सेम होंगी। क्या होंगी? प्रॉपर्टीज़ सेम। दूसरी बात, क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम है तो पीरियोडिक टेबल में जो इनकी पोजीशन होगी, क्या होगी बच्चे? पोजीशन, ये भी क्या होगी? सेम होगी।
तो सेम पोजीशन और सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये जो फिनोमिना है आइसोटोप्स का, इसको क्या नाम देते हैं? आइसोटोपी। और इसको भी डिस्कवर करने वाला कौन है? सोडे। तो इसको भी आप नोट कर लें, फिर आगे हम इसकी फर्दर प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। प्रॉपर्टी आपने देख लिया, तो अब हम उसकी सेकंड प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। एसोटोपी दोबारा भी सुन लें। एसोटोपी क्या होता है? क्योंकि एसोटोप्स में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी क्या होते हैं? सेम। तो सेम इलेक्ट्रॉन होने की वजह से उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी क्या होगी? सेम होगी। तो सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होने की वजह से उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं आइसोटोप्स की, वो भी क्या होंगी? सेम होंगी। और सेम उसमें क्या होगी? पीरियोडिक टेबल में उसकी पोजीशन होगी। मतलब मिसाल के तौर पर इसके अब शेल में, आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये सारे हाइड्रोजन के जितने भी आइसोटोप्स हैं ना, ये पहले ग्रुप का हिस्सा होंगे। इसी तरह कार्बन है, उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6। के में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, एल में होंगे 4 इलेक्ट्रॉन। तो तीनों में आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उनकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 4 होगी। यानी सेम पोजीशन। और ये जो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना आइसोटोप्स की, जो किस पे डिपेंड कर रही होती हैं? प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। इसको क्या कहते हैं? आइसोटोपी। तो सेकंड प्रॉपर्टी भी आगे हम देख लेते हैं। सेकंड भी यही प्रॉपर्टी है। अब सेकंड प्रॉपर्टी जो है या वो रिलेट करेगी उसकी प्रॉपर्टीज़ से ही। अब हमने कहा है ना कि उसमें 2 प्रॉपर्टीज़ अब हमने डिस्कस करनी है, केमिकल एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल एंड फिज़िकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? सेम होंगी। क्यों सेम होंगी? अभी पीछे हमने इसको डिस्कस कर लिया है। उसके बाद आ रहा है फिज़िकल प्रॉपर्टी। फिज़िकल प्रॉपर्टी तीनों की क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। क्यों डिफरेंट होंगी? क्योंकि तीनों के अंदर उसका जो मास नंबर है, जो ए है, वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं उसकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी क्या होंगी? चेंज होगी। ज़हरी तौर पर एटम की जो खसूसियात हैं, तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में क्या आ जाएंगी? उसकी मिसाल के तौर पर उसका आ जाएगा मेल्टिंग पॉइंट, साथ में उसका लेट्स सपोज क्या आ जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगी। ये काफ़ी फेमस एग्जांपल्स हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की। तो आइसोटोप्स जो होती हैं ना, और ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ किस पे डिपेंड कर रही हैं? मास नंबर। और मास नंबर क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रॉन चेंज हो रहे हैं। तो ये उसकी दूसरी प्रॉपर्टी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्यों होती है? क्योंकि उनका मास नंबर चेंज है। मास नंबर क्यों चेंज है? क्योंकि उनके अंदर न्यूट्रॉन्स चेंज होते हैं। तो इसी वजह से उनके अंदर जो उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है या उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, वो भी क्या होते जाएगा? चेंज होते जाएगा। तो ये उसकी ये प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी हमने देख ली हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हमने देख लें। तो उसके अलावा उसकी जो फेमस एग्जांपल थी आइसोटोपी, वो भी हमने इसको डिस्कस कर लिया। इसके साथ आगे इसकी कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं? इसकी प्रॉपर्टीज़ आगे नंबर 3 पे आप कह सकते हैं उसकी न्यूक्लियस कंपोजिशन। न्यूक्लियस कंपोजिशन। इसी न्यूक्लियस कंपोजिशन पे एक और प्रॉपर्टी डिपेंड करती है, कौन सी? रेडियो एक्टिविटी। कौन सी प्रॉपर्टी? रेडियो एक्टिविटी। अब मिसाल मैं आपको दोबारा हाइड्रोजन की दे देता हूँ। हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 तो देखें न्यूक्लियस कंपोजिशन। न्यूक्लियस में कितनी चीज़ें होती हैं? 2 चीज़ें। कौन कौन सी? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो आइसोटोप्स में अभी आप पढ़ के आ रहे हैं, प्रोटॉन क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। प्रोटॉन क्या रहते हैं? सेम। लेकिन न्यूट्रॉन उसके अंदर क्या होते रहेंगे? चेंज होते रहेंगे। तो प्रोटॉन्स तो उसमें सेम होंगे, लेकिन न्यूट्रॉन्स जो होंगे उसमें क्या होते जाएंगे? चेंज होते जाएंगे। तो जो जो न्यूट्रॉन चेंज होते जाएंगे, तो न्यूक्लियस की कंपोजिशन जो है वो भी क्या होती जाएगी? चेंज होती जाएगी। तो न्यूक्लियस की जब कंपोजिशन चेंज होगी, तो उस आइसोटोप्स की जो रेडियो एक्टिविटी की प्रॉपर्टीज़ है, ये भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। और जिस न्यूक्लियस कंपोजिशन में न्यूट्रॉन जो हैं ये सबसे ज़्यादा होंगे, तो वो एलिमेंट उतना ज़्यादा क्या होगा? रेडियो एक्टिव। ये उसकी प्रॉपर्टी हमने डिस्कस करनी थी। जितना उसके अंदर न्यूट्रॉन क्या होंगे? कम होंगे, तो उसके अंदर रेडियो एक्टिविटी भी क्या होगी? कम होगी। तो तीसरा पॉइंट आप ये डिस्कस कर सकते हैं। अब नंबर 4 पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ आइसोटोप्स। ये भी एक अहम टॉपिक है, तो ये भी हम देख लेते हैं। प्रोडक्शन ऑफ आइसोटोप्स। तो इसके लिए एक प्रिंसिपल आप जहन में रख लें। वो प्रिंसिपल मैं इधर आपको लिखवा देता हूँ। प्रिंसिपल कौन सा प्रिंसिपल है? इमिशन ऑफ 1 अल्फा एंड 2 बीटा
पार्टिकल किसी भी एलिमेंट में से, कौन सा एलिमेंट आपने लेना है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट आपने लेना है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट आपने लेना है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से आपने क्या करना है, एक तो उसमें से आपने निकालने हैं अल्फ़ा पार्टिकल, एक अल्फ़ा पार्टिकल। क्या निकालने हैं, एक अल्फ़ा पार्टिकल। और साथ उसमें आपने क्या निकालने हैं, दो बीटा पार्टिकल। कौन से पार्टिकल, बीटा पार्टिकल। तो एट द एंड जब आपको जो एलिमेंट जो ले रहे हो, जो स्टार्ट में ले रहे हो और जो एट द एंड आपको एलिमेंट हासिल होगा, यानी एक आपको कौन सा एलिमेंट, स्टार्ट वाला, और दूसरा जो आपको एट द एंड एलिमेंट हासिल होगा, दोनों का आप देखोगे जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, सेम है। एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है। लेकिन जो उसका मैस नंबर है, जो ए है, वो कम हो चुका होगा। एंड वाले एलिमेंट का जो मैस नंबर है वो क्या हो चुका होगा, कम हो चुका होगा। कितने यूनिट्स कम हो चुका होगा, 4 यूनिट्स कम हो चुका होगा। कितने यूनिट्स कम हो चुका होगा, 4 यूनिट्स कम हो चुका होगा। तो इतने तक आप नोट कर लें, आगे फिर हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, तो इसको आगे हम एग्जांपल से फिर हम प्रूव करते हैं ये किस तरह होगा। दोबारा सुन लें कि इसका प्रिंसिपल क्या है। 1 अल्फ़ा पार्टिकल, 2 बीटा पार्टिकल आपने एलिमेंट में से क्या करना है, रिमूव करना है। स्टार्ट में जो एलिमेंट आप लेंगे और जो एंड में एलिमेंट हासिल होगा, एट द एंड एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा। लेकिन उसका जो मैस नंबर है उसके अंदर 4 यूनिट्स कमी आ जाएगी। किस तरह कमी आ जाएगी, वो सारा फिनोमेना हम समझ लेते हैं एग्जाम्पल की मदद से। वो अब आप देख लें। अब एग्जांपल ज़रा आप देख लें। तो इसमें हम 3 स्टेप्स करेंगे। लेट्स सपोज ये अब मैं एग्जांपल इसमें ले रहा हूँ। ये मेरे पास है थोरियम, एटॉमिक नंबर है इसका 90, एटॉमिक मैस इसका कितना होता है 232। क्या आपने इसमें से रिमूव करना है, अल्फ़ा पार्टिकल। क्या रिमूव करना है, अल्फ़ा पार्टिकल। अल्फ़ा पार्टिकल, अल्फ़ा पार्टिकल के क्या मतलब है, इसमें से 2 प्रोटॉन्स और आपने क्या निकालने हैं, 2 न्यूट्रॉन्स। 2 प्रोटॉन्स निकालने हैं, क्या निकालने हैं, 2 न्यूट्रॉन्स। तो जब इसमें से 2 प्रोटॉन रिमूव हो जाएंगे तो पीछे जो उसका एटॉमिक नंबर है वो भी तो 2 यूनिट उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो देखें किस तरह, ये देखें, ये आपके पास है रेडॉन, एटॉमिक नंबर हो जाएगा 82। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ओवरऑल कितने इसकी वैल्यू बनी है, 2 + 2 4। तो इसकी जो मैस नंबर की वैल्यू है, इसमें से भी आपने 4 क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है, 228। आगे अब आप देख लें, इसी में से आगे आपने क्या करना है, बीटा पार्टिकल को रिमूव करना है। किसको रिमूव करना है, बीटा पार्टिकल, या दूसरे लफ्ज़ों में बीटा पार्टिकल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तब देखें इसमें क्या चेंजिंग आएगी। इसको फिर यूं कर लेते हैं, ये शायद इसके ऊपर सही ना है। इसमें से हमने किसको रिमूव करना है, बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल, जब इसमें से हम बीटा पार्टिकल रिमूव करेंगे तो साथ ही इसमें एक और फिनोमेना होगा जिसका नाम है न्यूट्रॉन डिके। वो भी हमने डिस्कस करना है। बीटा पार्टिकल के साथ आप क्या लिखोगे, न्यूट्रॉन डिके। इसके नतीजे में जो आपको प्रोडक्ट हासिल होगा वो क्या हासिल होगा, वो आपको हासिल होगा एक्टीनियम 89। ये ऐसा क्यों हुआ, ये सारा मैं आपको समझा देता हूँ। उसका एटॉमिक मैस सेम रहेगा 228। आगे देखें, इसमें से दोबारा फिर आपने क्या करना है, बीटा पार्टिकल या दूसरे लफ्ज़ों में इलेक्ट्रॉन क्या कर लेना है, आपने रिमूव कर लेना है। उसमें भी कौन सा प्रोसेस होगा, न्यूट्रॉन डिके। तो एट द एंड आपको प्रोडक्ट क्या हासिल होगा, थोरियम 90, एटॉमिक मैस क्या हो जाएगा 228। अब इसमें ज़रा समझ लें कौन कौन सी इसमें चेंजिंग हुई है। फर्स्ट वाले में देख लें, एटॉमिक नंबर है 90, इसका मतलब इसमें कितने प्रोटॉन्स होंगे, 90 प्रोटॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे इसमें से 90 इलेक्ट्रॉन। उसका एटॉमिक मैस या मैस नंबर कितना है 232। तो अगर हम इसमें से हम न्यूट्रॉन निकालना चाहें तो इसमें से आपने ये जो उसका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मैस में से एटॉमिक नंबर क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। तो आंसर क्या आएगा 242। तो इसमें से हम क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, न्यूट्रॉन। 202 ठीक हो गया, 41। तो 232 माइनस 90, तो आंसर क्या आएगा 142। 142। यानी अभी इसमें से हमने अल्फ़ा पार्टिकल रिमूव नहीं किए। अब अगले प्रोसेस इधर देख लें, इधर क्या तब्दीली हुई है। जब उसमें से मैंने अल्फ़ा पार्टिकल निकाल लिए हैं तो मतलब 2 प्रोटॉन भी उसमें से क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो इस वाले केस में क्या हो जाएंगे, आपके पास प्रोटॉन्स जो होंगे ना वो 2 कम हो जाएंगे। 90 की बजाय कितने प्रोटॉन्स हो जाएंगे,
2 प्रोटॉन। अब देखें कोई इलेक्ट्रॉन तो मैंने उसमें से रिमूव नहीं किया ना, तो इलेक्ट्रॉन वही रहेंगे। वो कितने रहेंगे आपके पास? 90 इलेक्ट्रॉन। अब न्यूट्रॉन्स हम देख लेते हैं उसमें कितनी तब्दीली आई है। ज़ाहिर सी बात है, सॉरी न्यूट्रॉन की मैं बात करूँ, न्यूट्रॉन को अभी आप रहने दें, एटॉमिक मास को देख लें। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसका हिस्सा होते हैं? न्यूक्लियस का। और उसको हम न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं, जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। जब 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन जाएंगे तो एटॉमिक मास ए की वैल्यू इधर क्या थी? 232। तो इसमें से ये 4 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 228। अच्छा, एक तो इधर ये सीन हो गया है। अब दूसरा भी इसमें आप देख सकते हैं, दूसरी इसमें क्या तब्दीली हुई है। अब देखिए इधर मैंने लिखा है बीटा पार्टिकल। इधर अब क्या सीन होगा, ये चीज़ अब आपने समझनी है। होगा क्या, इसमें से जो एक न्यूट्रॉन होगा, वैसे न्यूट्रॉन आप निकाल भी सकते हैं। किस तरह? 228, इसमें से आपने 88 को क्या करना है? माइनस 0, और ये आपके पास हो जाएगा 4 1। मतलब इसमें न्यूट्रॉन कितने थे? 140। कितने न्यूट्रॉन थे इसमें? 140। ये वैसे इधर जहर भी था कि जब हमने इसमें से 2 न्यूट्रॉन निकाले तो इसमें 2 न्यूट्रॉन की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो 140 इसमें क्या हो गया आपके पास? न्यूट्रॉन हो गए। अब देखें अगले सीन में क्या होगा। अगले पार्ट में इसी में से जो एक न्यूट्रॉन है ना, वो टूट जाएगा 3 चीज़ों में, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एक और पार्टिकल होता है जिसको हम कहते हैं एंटी न्यूट्रिनो। ये क्या नाम है इसका? प्रोटॉन। ये आपके पास इलेक्ट्रॉन जो बतौर बीटा पार्टिकल एक्ट करेगा। क्या एक्ट करेगा? बतौर बीटा पार्टिकल। और ये आपके पास एक हाइपोथेटिकल, आपके पास एक पार्टिकल है, फर्जी पार्टिकल है, हाइपोथेटिकल। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है एंटी न्यूट्रिनो। क्या नाम होता है? एंटी न्यूट्रिनो। क्या नाम होता है? एंटी न्यूट्रिनो। मतलब एंटी न्यूट्रिनो एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल है जिसके ऊपर क्या होता है? नो चार्ज एंड नो मैस। ना तो इसके ऊपर कोई चार्ज होगा और ना ही कोई मैस होगा जिसको आप मेजर कर सकें। तो ये तो समझिए हमारे किसी काम का नहीं। अब हमारे पास हैं 2 चीज़ें, प्रोटॉन और बीटा पार्टिकल। अब इधर देखें, बीटा पार्टिकल मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। लेकिन ये जो प्रोटॉन है ना, ये दोबारा न्यूक्लियस का हिस्सा बन जाएगा। किसका हिस्सा बन जाएगा? न्यूक्लियस का। पहले न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन थे बच्चे? 88 प्रोटॉन थे। अब ये वाला प्रोटॉन भी जब न्यूक्लियस में आ जाएगा 88, उसके पास पहले प्रोटॉन थे, एक प्रोटॉन दोबारा आ गया, तो उसमें टोटल प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे? 89। तो ये देखें अगले प्रोडक्ट में, ये देखें मैंने कितने प्रोटॉन्स लिख लिए हैं? 89 प्रोटॉन्स। कितने प्रोटॉन्स इसमें आ चुके हैं? 89 प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन जो था वो बीटा पार्टिकल की शक्ल में क्या हो गया? आप में से उसमें से इमिट हो गया है। और ये वैसे हाइपोथेटिकल था, इसका कोई मैस नहीं, कोई चार्ज नहीं, तो ये उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं लाएगा। अब इधर भी वही सेम प्रोसेस हो रहा है दोबारा। इसमें भी क्या होगी? बीटा एमिशन। क्या होगी? बीटा एमिशन। मतलब इसमें इस वाले केस में कितने प्रोटॉन्स? 89 प्रोटॉन्स हैं इसमें। अच्छा, अब इसमें क्या होगा? दोबारा एक न्यूट्रॉन डिके होगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हाइपोथेटिकल जो पार्टिकल एंटी न्यूट्रिनो हमने लिया था। इलेक्ट्रॉन ये बीटा पार्टिकल की शक्ल में इमिट हो गया, पीछे क्या बच गया? प्रोटॉन। वो दोबारा न्यूक्लियस क्या कर लेगा? कैप्चर कर लेगा। तो इसमें एक और प्रोटॉन का आप इजाफा कर दें तो पीछे कितने प्रोटॉन आपके पास आ जाएंगे? 90 प्रोटॉन। ये देखें दोबारा थोरियम में कितने प्रोटॉन्स हैं? 90 प्रोटॉन। मैस नंबर क्या है? 228। अगर आप गौर से देखें, एट द एंड स्टार्ट में मैंने ये एलिमेंट लिया था, ये वाला, और एट द एंड मुझे कौन सा एलिमेंट हासिल हुआ है? ये वाला। तो देखें स्टार्ट में जो मैंने एलिमेंट लिया था थोरियम, एटॉमिक नंबर 90, मैस नंबर इसका है 232, और जो मुझे एट द एंड एलिमेंट हासिल हुआ है उसका एटॉमिक नंबर 90, लेकिन मैस नंबर कितना है? 228। तो अगर आप पीछे थोड़ा सा वीडियो को बैक करके देखें या रिवाइंड करके देखें तो मैंने आपको क्या बताया था कि स्टार्ट के और एंड के एलिमेंट जो आपको हासिल होंगे दोनों का एटॉमिक नंबर क्या होगा? सेम होगा, लेकिन उनका जो मैस नंबर है वो 4 यूनिट्स कम हो चुका होगा। ये देखें, ये 4 यूनिट्स उसका जो मैस नंबर है वो क्या हो चुका है? डिक्रीज़ हो चुका है। तो इतना तक इसको आप नोट कर लें, फिर आगे हम एक दूसरे एग्जांपल भी समझ लेते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए मज़ीद। अच्छा जी, तो आपने ये सब नोट कर लिया होगा। अब हम दूसरी एग्जांपल देखने जा रहे हैं ताकि ये चीज़ें आपको मज़ीद क्लियर हो जाएं। ठीक है जी, तो दूसरी एग्जांपल हम ले लेते हैं, यूरेनियम वाली ले लेते हैं।
प्रिंसिपल आपको याद है ना, प्रिंसिपल इसका मैंने आपको क्या बताया था, प्रिंसिपल ये है कि 3 इसमें आपने ना प्रोसेस करने हैं। कितने प्रोसेस? 3 प्रोसेस। सबसे पहले प्रोसेस में आपने क्या करना है, अल्फ़ा पार्टिकल को इसमें से इमिट करवाना है। किसको इमिट करवाना है? अल्फ़ा पार्टिकल को। सेकंड प्रोसेस में से आपने इसमें से क्या कराना है, बीटा पार्टिकल को इमिट करवाना है। कौन से पार्टिकल को? बीटा पार्टिकल को। बीटा पार्टिकल को जब आप इमिट करवाओगे तो उसमें एक और एक्स्ट्रा प्रोसेस भी होता है जिसको आप क्या नाम दोगे? न्यूट्रॉन डिके। क्या नाम दोगे? न्यूट्रॉन डिके। थर्ड जो प्रोसेस है उसमें भी आपने क्या करना है, यही बीटा पार्टिकल उसमें से आपने एक्सपेल आउट करवाना है और साथ उसमें भी क्या होगी? न्यूट्रॉन डिके। तो ऐड शुरू वाले और एट द एंड वाले एलिमेंट में उसमें एटॉमिक नंबर सेम होगा, मास नंबर में कितना डिफरेंस आएगा? 4 यूनिट्स। तो इस चीज़ को हम दूसरे एग्जांपल से भी हम देख लेते हैं। ये आपने प्रिंसिपल जहन में रखना है, इसी चीज़ की मदद से हमने ये सारा सॉल्व करना है, आइसोटोप्स बनाना है। अब मिसाल के तौर पर ये मेरे पास है यूरेनियम, एटॉमिक नंबर इसका है 92 और मास नंबर इसका होता है 238। सबसे पहले हमने इसमें से क्या करना है? फर्स्ट प्रोसेस, वेरी गुड, अल्फ़ा पार्टिकल इसमें से निकालने हैं। अल्फ़ा पार्टिकल, अल्फ़ा पार्टिकल से मुराद क्या है? 2 प्रोटॉन और इसमें से मैंने क्या निकालने हैं? 2 न्यूट्रॉन। क्या निकालने हैं? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो दूसरे नंबर पे आपको इसमें क्या हासिल होगा? दोबारा वही थोरियम हासिल होगा, एटॉमिक नंबर हो जाएगा 90। 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन निकल जाएंगे तो एटॉमिक मास जो ए है उसकी वैल्यू कितना गुना कम हो जाएगी? 4 गुना। 4 यूनिट उसके एटॉमिक मास की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज। तो इधर मैं क्या लिख लूँगा? 234। आगे अगले प्रोसेस में इसमें से मैंने क्या रिमूव कराना है? बीटा पार्टिकल, या दूसरे लफ्ज़ों में मैंने क्या रिमूव कराना है? इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए क्या करेंगे? हम न्यूट्रॉन लेंगे और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो। इसको तो हमने अभी नहीं, आगे इसके बारे में नहीं डिस्कस करनी। तो ये जो बीटा पार्टिकल मैंने लिखा है ना, यही इलेक्ट्रॉन होगा जो बीटा पार्टिकल में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। आगे ये जो प्रोटॉन है ये दोबारा इसमें ऐड हो जाएगा, न्यूक्लियस का हिस्सा हो जाएगा, तो अब प्रोटॉन नंबर 1 यूनिट बढ़ जाएगा। तो ये है प्रोटेक्टेनियम। कौन सा एलिमेंट है आपके पास? प्रोटेक्टेनियम। प्रोटेक्टेनियम। एटॉमिक नंबर इसका 1 गुना बढ़ जाएगा, 91 हो जाएगा। मास नंबर उसका वही रहेगा, क्या हो जाएगा? 234। अगले प्रोसेस में भी क्या होगी? इसी अगले प्रोसेस में इसमें क्या होगी बच्चे? बीटा पार्टिकल या दूसरे लफ्ज़ों में इलेक्ट्रॉन उसमें से आपसे क्या करना है? रिमूव करना है। उसमें भी यही प्रोसेस होगा, न्यूट्रॉन डिके। तो इसमें क्या हो जाएगा? दोबारा जो एलिमेंट है उसके एटॉमिक नंबर में इजाफा, मास नंबर उसका वही रहेगा। अगर आप गौर से देखें, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट दोनों का एटॉमिक नंबर 92 क्या है? सेम है। और पहले वाले का एटॉमिक मास क्या है? 238। दूसरे का क्या है? एटॉमिक मास 234। तो आंसर क्या आएगा? 4। मतलब ये 4 टाइम्स उसका एटॉमिक मास क्या हो चुका है? डिक्रीज़ हो चुका है। लेकिन एटॉमिक नंबर तो दोनों का सेम है ना, मास नंबर चेंज हो गया तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? आइसोटोप्स। यानी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट की मदद से मैंने दूसरा रेडियो एक्टिव एलिमेंट बना लिया और वो दोनों एक दूसरे के क्या हैं? आइसोटोप्स। अब हम अगला जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आइसोटोपिक इफ़ेक्ट। वो हमारे पास कौन सा है? आइसोटोपिक इफ़ेक्ट। ये भी एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइसोटोपिक इफ़ेक्ट, आइसोटोपिक इफ़ेक्ट। इसके पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। द इफ़ेक्ट which can change physical and chemical properties, the effect which can change physical and chemical properties of isotopes due to difference in mass is called isotopic effect।
मतलब आपने आइसोटोप लेने हैं, आइसोटोप में उसका किस चीज़ का डिफरेंस लेना है, मैस का, ये मैस नंबर का डिफरेंस लेना है। उस डिफरेंस की वजह से उस आइसोटोप्स में उसकी जो फिज़िकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो रही है ना, इस चेंज को आप क्या नाम दोगे, आइसोटोपिक इफेक्ट का। अब हम इसमें एक कार्बन के आइसोटोप्स ले लेते हैं, दूसरा हम हाइड्रोजन के आइसोटोप्स देख लेते हैं, फिर उसमें हम कंपैरिजन कर लेते हैं, फिर आपको मज़ीद ये क्लियर हो जाएगा। एक हम ले लेते हैं इसमें हाइड्रोजन के आइसोटोप। अब देखिए ये एक हाइड्रोजन का आइसोटोप, ये है दूसरा, और ये हाइड्रोजन का तीसरा आइसोटोप, ये उसका एटॉमिक नंबर, मैस नंबर। अब देखें इधर से इधर मूव करते हुए इसके मैस नंबर में कितना तब्दीली आ गई है, 2 टाइम्स। कितना तब्दीली आ गई है, 2 टाइम्स। इसी आइसोटोप्स को आगे मूव करवाएं टाइट्रियम में, तो इधर देखें इसके मैस नंबर में और इसके मैस नंबर में कितना तब्दीली आ चुकी है, 3 टाइम। कितना तब्दीली आ चुकी है, 3 टाइम। लेकिन अगर हम कार्बन को लें, लेट्स सपोज कार्बन 612, कार्बन 613, कार्बन 614, अगर इस दोनों में अगर 2 टाइम्स तब्दीली आती तो क्या होता है, इसका एटॉमिक मास 13 की बजाय कितना हो चुका होता है, 24। लेकिन ये 24 नहीं हुआ, बल्कि 12 से कितना हुआ है, 13। मतलब थोड़ी सी तब्दीली हुई है। इधर तब्दीली ज़्यादा है लेकिन इधर तब्दीली क्या है, कम है। तो जहाँ पर तब्दीली कम होगी वहाँ पर उसकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो चेंजिंग है वो भी क्या होगी, कम होगी। लेकिन जहाँ पर उनके मैस नंबर में तब्दीली ज़्यादा होगी तो वहाँ उनके फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी तब्दीली ज़्यादा हो जाएगी। तो उसको हम क्या नाम देते हैं, आइसोटोपिक इफ़ेक्ट। और ये आपने जहन में रखना है, आइसोटोपिक इफ़ेक्ट जितने भी आपके आइसोटोप्स पाए जाते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ सबसे ज़्यादा जो डोमिनेंट है ना, ओनली डोमिनेंट, ये जो आइसोटोप इफ़ेक्ट है ओनली डोमिनेंट इन हाइड्रोजन आइसोटोप। चाहे वो आपको कोई भी एग्जांपल दे दे, मिसाल के तौर पर एमसीक्यूज़ पूछ ले, आइसोटोपिक इफ़ेक्ट इज़ प्रेजेंट इन विच आइसोटोप्स। ए नंबर पे आपको दे देता है हाइड्रोजन, बी नंबर पे आपको दे देता है कार्बन, सी नंबर पे दे देता है आपको नाइट्रोजन, डी नंबर पे क्या दे देता है, ऑल। तो इधर भी आपने इसको टिक नहीं करना है, क्योंकि इनके जो मैस नंबर में चेंजिंग है वो बहुत ही कम है। तो चेंजिंग बहुत कम होने की वजह से इनके जो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजिंग है वो भी कम होगी। अगर वो कम होगी तो दूसरे लफ्ज़ में आइसोटोपिक इफ़ेक्ट भी कम होगा। लेकिन जब हम हाइड्रोजन के आइसोटोप्स लेते हैं तो तब हमें उनके मैस नंबर में तब्दीली बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इसी वजह से उनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो चेंजिंग है वो भी बहुत ज़्यादा होगी। इसी वजह से आइसोटोपिक इफ़ेक्ट ओनली ऑन डोमिनेंट इन हाइड्रोजन आइसोटोप। ये भी एक छोटा सा टॉपिक था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसको भी आप नोट कर लें, फिर आगे हम मूव करते हैं। मुझे आइसोटोपिक इफ़ेक्ट आपने देख लिया, आगे हम इसकी ना सेपरेशन टेक्निक्स देख लेते हैं आइसोटोप्स की, कि आइसोटोप्स को किस तरह हम सेपरेट कर सकते हैं। तो जो सेपरेशन टेक्निक्स हैं, सबसे पहले हम उनके नाम देख लेते हैं जो हमने डिस्कस करने हैं। इसमें हम देख लेते हैं इसकी सेपरेशन टेक्निक्स ऑफ आइसोटोप्स। तो जो इसमें हम डिस्कस करेंगे ना, वो हमने 6 टेक्निक्स डिस्कस करनी है। सबसे पहले कौन सी टेक्निक हमने डिस्कस करनी है, गैसियस डिफ्यूजन, गैसियस डिफ्यूजन मेथड। तो सबसे पहले हमने ये डिस्कस करना है आइसोटोप सेपरेशन टेक्निक्स में। सेकंड नंबर पे हमने क्या डिस्कस करना है, सेकंड नंबर पे आ जाएगा थर्मल डिफ्यूजन मेथड। और थर्ड नंबर पे हमने क्या डिस्कस करना है, इवेपोरेशन, फ्रैक्शनल इवेपोरेशन, फ्रैक्शनल इवेपोरेशन मेथड। फोर्थ नंबर पे हमने क्या डिस्कस करना है, फ्रैक्शनल इवेपोरेशन मेथड भी हमारा हो गया है। फोर्थ नंबर पे हमारे पास हो जाएगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। और उसके बाद लास्ट वन में हम क्या डिस्कस कर लेंगे, लास्ट वन में हम डिस्कस कर लेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड का एक नया नाम भी होता है डेम्स्टर मॉस स्पेक्ट्रोग्राफ, वो भी हम डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले हम आ रहे हैं गैसेस डिफ्यूजन मेथड में। तो गैसेस डिफ्यूजन मेथड का प्रिंसिपल देख लें
ये प्रिंसिपल क्या है, ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन पे ये डिपेंड करता है। ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ कहते हैं कि ये जो आपके पास डिफ्यूजन रेट है किसी भी गैस का, किसी भी गैस का जो डिफ्यूजन रेट है ये इन्वर्स है। किस चीज़ के इन्वर्स है, ये इन्वर्स होता है उस गैस के मैस के, उस गैस के मैस के, यानी जो हैवी गैस होगी ना उसके जो डिफ्यूजन रेट होगा वो क्या होगा, कम होगा। मतलब इसमें आपने क्या लेना है, इन्वर्स रिलेशन लेना है। तो इसमें आपने करना क्या है, एक आपने ले लेनी है पोरस मेम्ब्रेन। पोरस मेम्ब्रेन लेने के बाद आपने इसमें से क्या करना है, वो सैंपल लेना है जिसमें आइसोटोप्स मौजूद हों। क्या लेना है, उसमें से आपने पोरस मेम्ब्रेन में से आइसोटोप्स के मिक्सचर को आपने उसमें से क्या करवाना है, पास करवाना है। जब आप उसमें से पास करवाएंगे तो क्या होगा, फिर जो लाइटर आइसोटोप्स होंगे ना, कौन से आइसोटोप्स, लाइटर आइसोटोप्स, मतलब जो जिनका वेट लाइट होगा, लाइटर आइसोटोप्स, तो उनकी जो डिफ्यूजन की जो एबिलिटी है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इस वो मेम्ब्रेन से ना ईज़िली क्रॉस कर जाएंगे। कौन से आइसोटोप्स, लाइटर आइसोटोप्स। तो पीछे जो आपके पास जो आइसोटोप्स बच जाएंगे जिन्होंने अभी मूव करना है, वो आपके पास कौन से आइसोटोप्स होंगे, हाईवियर आइसोटोप्स। कौन से आइसोटोप्स होंगे, हाईवियर आइसोटोप्स। तो ये मेथड किन किन मिक्सचर के लिए इस्तेमाल होता है, इसकी मदद से आप ऑक्सीजन 16 और ऑक्सीजन 18 को भी सेपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप नियान 20 और नियान 22 को भी आप क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो ये मेथड है, बहुत ही सिंपल है। यानी इसमें हमने जो गैसेस लेनी है ना, वो हमें तो नहीं पता कौन सा आइसोटोप हैवी है, कौन सा उसमें से आइसोटोप लाइट मास रखता है। तो मेम्ब्रेन में से जो इजीली जो आइसोटोप पास हो जाएगा, जो फास्ट मूव करेगा, वो आपके पास लाइटर आइसोटोप होगा। मिसाल के तौर पर अगर ये हम दो ये आइसोटोप्स ले लें तो इसमें ये जो ऑक्सीजन 16 है इसकी डिफ्यूजन ज़्यादा होगी, लेकिन ऑक्सीजन 18 की डिफ्यूजन क्या होगी, कम होगी। अब हम इसमें से दूसरा मेथड डिस्कस कर लेते हैं, थर्मल डिफ्यूजन मेथड। कौन सा मेथड, थर्मल डिफ्यूजन मेथड। तो इसकी ज़रा आप डायग्राम देख लें थर्मल डिफ्यूजन मेथड की। ये आपने एक ट्यूब बना लेनी है, ट्यूब ये आपके पास बन गई है। इसमें ना अब आपने बना लेनी है प्लाटीनियम वायर। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने इसको बंद कर देना है। ये सारा हम समझ लेते हैं, इसको हमने किस तरह डिस्कस करना है। ये दो मैंने इधर पोर्स बना दिए हैं इनके, ये डायग्राम है इसकी। अच्छा, आगे हमने क्या करना है फिर, अच्छा ये आपके पास वाटर इनलेट हो गया आपके पास। अब ये डायग्राम आपको नज़र आ रही होगी। ये प्रोसेस किसने डिस्कवर किया था, क्लासियस ने। किसने डिस्कवर किया था, क्लासियस ने। कौन कौन से इसमें आइसोटोप्स आपने लेने हैं जो उसने ये अप्लाई किया था, यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 238। एक ये आइसोटोप्स इसकी मदद से उसने सेपरेट किए थे। दूसरा उसने क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37, ये आइसोटोप्स उसने क्या किए थे उसमें से सेपरेट। अब आपने इस डायग्राम को समझना है। ये आपको एक ट्यूब नज़र आ रही है, इस ट्यूब में ये क्या है, ये है प्लाटीनियम वायर। क्या है ये, प्लाटीनियम वायर। इस प्लाटीनियम वायर को आपने क्या करना है, बैटरी से जोड़ देना है। किससे जोड़ देना है, बैटरी से। और बैटरी की मदद से आपने इसको इलेक्ट्रिकली हीट अप करना है प्लाटीनियम वायर को, कितना, 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अच्छा, इसी ट्यूब को ठंडा करने के लिए फिर इसके इर्द गिर्द आपने क्या कर देना है, इस ट्यूब के इर्द गिर्द ये इसमें आपने ना ठंडा पानी डाल देना है, कोल्ड वाटर इन। और इसमें से आपने क्या करना है, इधर ये जो ठंडा पानी है ना, ये फिर आपने बाहर निकाल देना है, कोल्ड वाटर आउट। ट्यूब आपने ले ली, ट्यूब लेने के बाद उसमें प्लाटीनियम वायर आपने एडजस्ट कर ली 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब आपने क्या करना है, हीट करना है। उसके बाद आप इसमें से वो जो आइसोटोप्स का जो मिक्सचर है वो इसमें से आप क्या करवाएं, पास ऑन करवाएं। तो होगा क्या, ये जो इसमें जो निचला पोर्शन है, ये वाला, ये निचला पोर्शन है और ये आपके पास है ऊपर वाला। ये जो निचला पोर्शन है ना, ये जो आपके पास हैवियर आइसोटोप्स है ना,
हैवियर आइसोटोप, ये उसको कलेक्ट कर लेगा। हैवियर आइसोटोप का निचला पोर्शन आपको क्या कर लेगा, कलेक्ट कर लेगा। और ये हैवियर आइसोटोप जो है ना, ये कहाँ कलेक्ट होंगे, बॉटम पे। और बॉटम वाला पोर्शन आपका क्या होता है बच्चे, ठंडा होता है। और जो लाइटर आइसोटोप होंगे वो इधर आ जाएंगे। कौन से आइसोटोप्स, लाइटर आइसोटोप कहाँ पर आ जाएंगे आपके, ये टॉप में आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे, टॉप में आ जाएंगे। और ये टॉप में आ जाएंगे और ये पोर्शन आपका क्या होगा, काफ़ी हॉटर, काफ़ी गर्म होगा। तो इस टेक्निक की मदद से आप इनको सेपरेट कर सकते हैं। तो इसको नोट कर लें, फिर आगे हम अगला जो मेथड है वो डिस्कस करते हैं। तो ये आपने नोट कर लिया। अब हम तीसरी टेक्निक देख लेते हैं। तीसरी टेक्निक है वो भी हम देख लेते हैं, उसमें आपने क्या इस्तेमाल करना है। थर्ड जो टेक्निक है ना, उसका नाम है इवेपोरेशन डिस्टिलेशन मेथड। इवेपोरेशन डिस्टिलेशन मेथड। अब ये देख लें, इसके भी हम डायग्राम सबसे पहले देख लेते हैं। ये एक डायग्राम हम बना रहे हैं इसमें। ये इस तरह हो जाएगा, ठीक है जी। ये हमारे पास इस तरह हो गया। आगे ये हमारे पास बबल्स हो जाएंगे ये वाले, और साथ में ये हमारे पास हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास, इसको कहते हैं स्टॉक कॉक। और इसमें हम ये इसमें पानी डाल देंगे। अब ये है आपके पास वाटर बाथ। क्या है जी, वाटर बाथ। अब ये इवेपोरेशन डिस्टिलेशन मेथड का ये ऑपरेटस है। ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, ये इस्तेमाल होता है जो मरकरी लिक्विड फार्म में जो कि आपके पास होती है। इस मरकरी को, लिक्विड फार्म को, इसके आइसोटोप्स को सेपरेट करने के लिए ये इस्तेमाल होगा। तो ये आपके पास ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाटर बाथ है। इधर आपने टेम्परेचर कितना रखना है, 40 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये आपके पास क्या होगी, लिक्विड एयर। ये मतलब हवा होगी, जिसका टेम्परेचर कम होगा तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। ये आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे पास है सैंपल। सैंपल ये किस चीज़ का होगा, ये सैंपल होगा आपके पास मरकरी का, जो कि क्या है, लिक्विड है। अच्छा, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है वैक्यूम। ये आपके पास क्या है, वैक्यूम। अब देखें होगा क्या, जो ही ये लिक्विड जो आपके पास मरकरी का सैंपल है, जो ही ये वाटर बाथ में आएगा तो इस टेम्परेचर की वजह से ये जो मरकरी है ना, ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी। किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी आपके पास ये जो मरकरी है ना, जो ही ये किस चीज़ में आएगी, वाटर बाथ में आएगी, तो ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी, वेपर में। अब सारी मरकरी वेपर में कन्वर्ट नहीं होगी। वेपर में जस्ट बेसिकली होता है क्या, डिस्टिलेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को उसके बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे सेपरेट करना। किस पे सेपरेट करना, बॉइलिंग पॉइंट। अब लेट्स सपोज हमारे पास मरकरी के दो आइसोटोप्स हैं, तो एक का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तो दूसरे का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, लेट्स सपोज एक का बॉइलिंग पॉइंट है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो उस मिक्सचर में से फ़ौरन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वेपर जब आगे जाने लगेंगे तो इधर ये आपको ये जो लिक्विड एयर नज़र आ रही है, ये लिक्विड एयर इस पोर्शन को क्या कर लेगी, कंडेंस कर लेगी। क्या कर लेगी, कंडेंस कर लेगी, जिसको बाद में आप वैक्यूम की मदद से इसको फिर सेपरेट कर सकते हैं। मतलब ये जो आपको वेपर नज़र आ रहे हैं ना, ये किस चीज़ के वेपर होंगे, लाइटर आइसोटोप के। लाइटर आइसोटोप का मतलब जिसका फिर बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। पीछे जो ये जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है पीछे, ये जो मैंने बनाया है, ये आपका होगा हैवियर आइसोटोप। कौन सा होगा, क्योंकि ये इतना जल्दी बॉयल नहीं होगा। जब इतना जल्दी बॉयल नहीं होगा तो ये नीचे ही रहेगा। इसको फिर इस स्टॉक कॉक की मदद से हम क्या कर लेंगे, इससे सेपरेट कर लेंगे। तो इस मेथड की मदद से आप मरकरी को सेपरेट कर सकते हैं। तो इसको भी आप नोट कर लें, फिर अगला मेथड हम डिस्कस करते हैं।
ठीक। अच्छा बच्चे, तो आपने इसको देख लिया। अब हम अगला मेथड जो डिस्कस कर रहे हैं वो है बच्चे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, वो भी हम देख लेते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो कि पहले भी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है चीज़ों को बॉइलिंग पॉइंट की बेस के ऊपर आपने क्या करना है, सेपरेट करना है। इसकी मैं आपको एक मिसाल भी देता हूँ। मिसाल के तौर पर ये आपके पास है बीकर, एक तो इसमें आप क्या डाल दें, वाटर डाल दें H2O। दूसरा इसमें लेट सपोज मैं इथाइल अल्कोहल डाल देता हूँ C2H5OH। अब जब ये इथाइल अल्कोहल वाटर में हम इसको डालेंगे तो दोनों एक दूसरे में मिक्सअप हो जाएंगे। अब आम किसी भी फिज़िकल मेथड से हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इसको बॉयल करेंगे। जब हम बॉयल करेंगे, जो ही टेम्परेचर पहुंचेगा 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो वाटर में से ये जो इथाइल अल्कोहल है ये वेपर की शक्ल में बाहर चला जाएगा। पीछे फिर आपके पास क्या बच जाएगा, वाटर। अब इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100। तो जब तक हम टेम्परेचर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं करेंगे, उस मिक्सचर में से वाटर सेपरेट नहीं होगा, लेकिन इथाइल अल्कोहल सेपरेट हो जाएगा। 78 पे इथाइल अल्कोहल सेपरेट हो जाएगा, पीछे आपका क्या बच जाएगा, वाटर। वो उसी लिक्विड फॉर्म में ही होगा, लेकिन गर्म ज़रूर होगा, लेकिन उसी लिक्विड फॉर्म में पड़ा रहेगा। तो इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे आपने दोनों मिक्सचर को क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। यही टेक्निक अब हमने कहाँ अप्लाई करनी है, आइसोटोप्स के ऊपर। तो उसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं। अब ये जो है ना, ये कंपाउंड्स में भी ये इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कंपाउंड्स में भी कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी हम देख सकते हैं। अब ये टेक्निक लेट्स सपोज मेरे पास ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 18, ये आपके पास दो आइसोटोप्स हो गए हैं। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। तो ये आइसोटोप जल्दी आपके पास सेपरेट हो जाएगा, लेकिन ये आपके पास जल्दी सेपरेट नहीं होगा। मिसाल के तौर पर गैसियस फार्म में होगा। तो गैसियस फार्म में जो सबसे पहले जो आपको आइसोटोप हासिल होगा वो ये वाला हासिल होगा, और बाद में कौन सा हासिल होगा, ये वाला। इसी टेक्निक की मदद से जो नियॉन के आइसोटोप्स हैं उसको भी आप एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। अब हम कंपाउंड्स की इसके एग्जांपल ले लेते हैं। ये मेरे पास है नाइट्रोजन, कंपाउंड की शक्ल में। अब ये नाइट्रोजन 14, नाइट्रोजन 15। अब देखें, इसमें नाइट्रोजन 14 है, इसमें नाइट्रोजन क्या है, 15। मतलब ये आइसोटोप्स की शक्ल में नाइट्रोजन, लेकिन ये कंपाउंड की शक्ल में है, ये हाइड्रोजन के साथ मिलकर। तो इसको भी आप क्या करें, बॉयल करें। तो ये जो है ना, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा, तो ये आपके पास जल्दी सेपरेट हो जाएगा। इस वाले का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा, तो ये बाद में सेपरेट होगा। इसी तरह आगे हम एग्जांपल ले लेते हैं वाटर की। ये हमारे पास वाटर है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे हमारे पास है भारी पानी D2O, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 100.04 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सबसे पहले जो ही टेम्परेचर 100 पे पहुंचेगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसमें से ये जो हाइड्रोजन का ये जो आइसोटोप्स है वाटर, ये अलहदा हो जाएगा, और D2 और ड्यूट्रम, इसमें ये जो H2 ये है, ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो इसको भी नोट कर लें। इसके बाद हम लास्ट टेक्निक डिस्कस कर लेते हैं। टेक्निक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड, या इसका दूसरा नाम इसका क्या होगा, मास स्पेक्ट्रोग्राफ मेथड, या इसका दूसरा नाम आप कहोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड। ये भी बहुत ही सिंपल ही है। ये टेक्निक यूज़ होती है सिर्फ और सिर्फ जो आपके पास नियॉन के आइसोटोप्स हैं ना, नियॉन के कौन कौन से, नियॉन 20, नियॉन 21, नियॉन 22, इन आइसोटोप्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ होगी। कैसे, वो हम इधर समझ लेते हैं। ये हो गया हमारे पास 1 2 3। तो ये एक हम मैग्नेट बना लेते हैं इसको। अच्छा जी, इधर अब आपने डिस्कस करना है। ये हमारे पास है नियॉन 20, नियॉन 21,
नियान 22। आपने क्या करना है, नियान का सैंपल लेना है और उसको किस में कन्वर्ट कर देना है, आइंस में, गैसियस फार्म में। गैसियस फार्म में लेने के बाद आपने उसको किस में कन्वर्ट कर देना है, आइंस में। आइंस में कन्वर्ट करने के बाद आपने उसको आगे मैग्नेट में से गुजारना है। ये मैग्नेट आपको नज़र आ रहा है, ये मैग्नेट, उन आइंस को आपने किस में से गुजारना है, मैग्नेट में से। जो ही वो गैसियस मिक्सचर उस मैग्नेट में से गुजरेगा नियान का, तो आगे आपको नज़र आएगा वो 3 पोर्शन में डिवाइडेड नज़र आएगा। डिफरेंट उसके ऊपर उसकी डिफ्लेक्शन आपको नज़र आएगी, डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर डिफ्लेक्शन। तो उस बेस पे जो सबसे ऊपर वाला आपको जो डिफ्लेक्शन नज़र आएगी वो आपके पास लाइटर आइसोटोप होगा। जो नीचे वाली डिफ्लेक्शन होगी वो उससे थोड़ा सा हैवी आइसोटोप होगा। जो बिल्कुल एट द एंड जिसकी डिफ्लेक्शन होगी वो आपके पास सबसे हैवी आइसोटोप होगा। तो ये बहुत ही कॉमन टेक्निक है, फर्स्ट ईयर में भी मास स्पेक्ट्रोमीट्री में आप ये चीज़ डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट अब हम आ रहे हैं इसकी एप्लीकेशंस के ऊपर, यूजेस के ऊपर, यूजेस ऑफ आइसोटोप्स, यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स के बहुत सारे इस्तेमालात हैं, लेकिन ज़्यादातर हम जो इनके यूजेस देखेंगे वो देखेंगे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के, कि इनके क्या यूजेस होते हैं, रेडियो एक्टिव यूजेस आइसोटोप्स के। तो सबसे इसकी जो कॉमन वो है बताओ ट्रेसर। ट्रेसर का मतलब क्या होता है ये भी आपको समझा देता हूँ। ट्रेसर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को फाइंड करना, मालूम करना। लेट्स सपोज जो आपके पाइपलाइंस होते हैं, गैस या फिर आयल, मोस्टली आयल के जो पाइप्स होते हैं, वहाँ पर अगर कोई लीकेज हो रही हो ना, तो आपने रेडियो एक्टिव डिटेक्शन की मदद से, या वो ऑपरेटर्स लेना जो इस रेडियो एक्टिविटी को क्या कर ले, डिटेक्ट कर ले। तो जहाँ पर लीकेज हो रही होगी वो जो रेडियो एक्टिव डिटेक्टर है ना, ये फ़ौरन उसको क्या कर लेगा, डिटेक्ट कर लेगा। तो इसके लिए हम मुख्तलिफ आइसोटोप्स यूज़ करते हैं। इस तरह आपको जो आयल पाइप्स हैं उसके अंदर लीकेज का पता चल जाएगा। दूसरा इसका हम यूज़ देख लेते हैं मेडिकल में, जो कि बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल है। इसको रेडियोथेरेपी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी किसके लिए यूज़ होती है, कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए, मोस्टली कैंसर ट्रीटमेंट। तो रेडियोथेरेपी की डेफिनेशन क्या करेंगे, यूज़ ऑफ रेडियो आइसोटोप फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इज टर्म्ड एज रेडियोथेरेपी। अब बहुत सारे इसके यूजेस हैं। मिसाल के तौर पर सोडियम 24 ये आपके पास खारिज करता है गैमा रेस। तो आपने लेना है ये क्या चीज़, किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, जो बॉडी के अंदर ट्यूमर हैं या फिर कैंसर के जो सेल हैं, ये उस चीज़ को लोकेट करता है। कैसे लोकेट करता है ये भी हम समझ लेते हैं। अब आपने करना क्या है, आपने लेना है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, और इसमें जो सोडियम के आइसोटोप लेने हैं वो क्या लेने, 24। इसको आप क्या कर दें, बॉडी में इंटेक कर लें। बॉडी में जब आप इंटेक कर लेंगे तो बॉडी में जिस जगह पर ट्यूमर होगा, ये वाला जो आइसोटोप्स है ना, वहाँ उसके साथ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, ऐड हो जाएगा। तो फिर आगे ऑपरेटर्स की मदद से जो उस रेडियो एक्टिव मटेरियल को डिटेक्ट कर सकता है, उसकी मदद से आपको पता चल जाएगा कि जहाँ ये मटेरियल ऐड हो चुका है उसी बॉडी में क्या है, ट्यूमर है, या वहाँ पर क्या है, कैंसर के सेल हैं। इसी तरह दूसरा एक और हम इसका यूज़ देख लेते हैं, थायराइड ग्लैंड में आयोडीन 131, ये आपके पास कौन सी रेडिएशन खारिज करता है, बीटा रेज। कौन सी खारिज करता है, बीटा रेज। ये क्या करता है, ये इस्तेमाल होता है थायराइड ग्लैंड के लिए। तो ये थायराइड ग्लैंड के अंदर जो सेल्स होती हैं जो कैंसर के बेस बन सकते हैं, उनकी ग्रोथ को रोकेगा। इसी तरह आगे आप ले लें कोबाल्ट 50, ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, ये इस्तेमाल होता है स्किन डिजीज़ के लिए। ये भी कौन सी रेस खारिज करता है, गैमा रेस। आगे आपके पास क्या आ जाता है, कोबाल्ट 60, तो ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, कैंसर सेल को बर्न करने के लिए, ये उनको जला देगा। इसी तरह आगे फिर हम देख लेते हैं फास्फोरस 32, ये फास्फोरस 32 किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, ब्लड कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए, जिसको ल्यूकेमिया भी कहते हैं, वाइट ब्लड सेल का जो कैंसर होता है। कैंसर क्या होती है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। इसी तरह ये यूज़ हो गया। आगे फिर हम इसके यूज़ देख लेते हैं, बहुत ही फेमस हैं कोबाल्ट 60 एंड सीजियम
137। ये जो दो आइसोटोप्स हैं ना, ये जर्म्स को किल करते हैं। किसको किल करते हैं? जर्म्स को। तो इसी वजह से इनको फिर हम फूड प्रिजर्वेशन में इनको यूज़ करते हैं। जो आपके पास फूड है, फूड में आपके पास क्या आ जाएंगे? फ्रूट्स आ जाएंगे, आपके पास वेजिटेबल्स आ जाएंगी, इसी तरह आपके पास मसाले आ जाएंगे, स्पाइसेस आ जाएंगे। तो उनको आपने ना एक्सपोज कर देना है कोबाल्ट 60 सीज़म 137 से। तो जो उसके अंदर जर्म्स होते हैं जो फूड को स्पेल कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं, जो उन जर्म्स को ये आइसोटोप्स क्या कर देंगे? किल कर देंगे। तो ये भी हम बहुत ज़्यादा इस टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा आगे इनके यूज़ देख लेते हैं। एक तो हमने इसके मेडिकल में यूज़ देख लिया है, इसके अलावा हमने इसको देख लिया बताओ ट्रेसर, और जो आगे हम इसको देख लेते हैं पावर जनरेशन में इसका यूज़ क्या होता है। पावर जनरेशन ये भी हम देख लेते हैं। पावर जनरेशन क्या है? आपने लेना है एक रेडियो एक्टिव मटेरियल। क्या लेना है? रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ही कह लें। रेडियो एक्टिव आपने लेना है आइसोटोप। इसके ऊपर आपने क्या करना है? न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवानी है। किसकी? न्यूट्रॉन्स की। तो बदले में ये जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है ना, ये आगे टूट जाएगा। एक तो ये आपको एनर्जी देगा, साथ ही वो दूसरे अनस्टेबल एलिमेंट देगा। अनस्टेबल, और ये अनस्टेबल एलिमेंट दोबारा आगे टूटेंगे, दोबारा ये भी क्या देंगे? आपको मज़ीद एनर्जी देंगे, और एक साथ ही नए एलिमेंट आपको दे देंगे। यानी ये सिलसिला चलता रहेगा। इसके अब आप इक्वेशन देख लें कि ये हम करते किस तरह ये काम। लेट्स सपोज ये जो एटमी बिजली घर होते हैं, हमने ये ले लिया यूरेनियम। यूरेनियम आपने ले लिया है, तो ये हमने उसका आइसोटोप्स ले लिया 238। ये आपके पास है यूरेनियम। इसके ऊपर आपने बम्बार्डमेंट करवानी है न्यूट्रॉन की, इसके न्यूक्लियस के ऊपर। बदले में यही जो यूरेनियम है ना, एक तो ये टूट जाएगा क्रिप्टॉन में, दूसरा ये टूट जाएगा बेरियम में, और साथ बदले में आपको ये देगा मज़ीद 3 न्यूट्रॉन। यही न्यूट्रॉन आगे इन एलिमेंट्स की मज़ीद ब्रेक डाउन कर देंगे, और मज़ीद यूरेनियम के भी क्या कर देंगे? ब्रेक डाउन कर देंगे। इन ब्रेक डाउन के नतीजे में आपको क्या मिलेगी? बहुत ज़्यादा एनर्जी। इससे एनर्जी की मदद से आगे फिर आप क्या कर दोगे? जो वाटर होता है उसको आप कन्वर्ट कर दोगे स्टीम में, और यही स्टीम आगे टरबाइन को क्या कर देगी? रन कर देगी। जब टरबाइन रन करेगी तो बदले में क्या पैदा होगी? बिजली पैदा होगी। मतलब इसका पावर जनरेशन में भी असूल है। इसका लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट यूज़ है वो है कार्बन डेटिंग में, वो भी हम देख लेते हैं। इसको आप नोट कर लें। अच्छा, इसको आप नोट कर लें। तो अब हम इसका अगला यूज़ देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक और कॉमन इसका हम यूज़ देख लेते हैं। स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन डिटर्मिनेशन। यानी स्ट्रक्चर, किसी भी रिएक्शन में कोई भी आपने कंपाउंड ले लेना है और उसकी जो स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन करनी है, इसमें उसका अब हम यूज़ देख लेते हैं। इसका दूसरी आप हेडिंग दे सकते हैं बायोलॉजिकल यूज़। क्या आप इसकी हेडिंग दे सकते हैं? बायोलॉजिकल यूज़। अब मिसाल के तौर पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, उसकी ज़रा इक्वेशन देख लें। उसमें हमने लेने हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर हमने ले लेना है। बदले में आपको क्या मिलेगा? ग्लूकोज, और साथ में आपको क्या हासिल होगी? ऑक्सीजन। अब हमने ये देखना है कि ये जो ऑक्सीजन आपको हासिल हुई है, ये आया कि वाटर से हासिल हुई है या किस से हासिल हुई है? कार्बन डाइऑक्साइड से हासिल हुई है। इसी तरह ये जो ग्लूकोज वाली ऑक्सीजन है, ये वाटर से आई है या किस से आई है? कार्बन डाइऑक्साइड से हासिल हुई है। इस चीज़ को हम देखने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? मास स्पेक्ट्रोमीटर। मैं फिर ये आपको सारा मेथड समझा देता हूँ ये किस तरह करना होता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से ये जो CO2 लिखा हुआ है, इसमें ये जो ऑक्सीजन है, तो ये हमने आइसोटोप लेना है बतौर ऑक्सीजन 18। इस आइसोटोप को हमने लेना है। तो इस आइसोटोप को लेने के बाद ये हो जाएगा 6 CO2, और इसके साथ ये जो आपके पास ऑक्सीजन है ना, ये आइसोटोप्स कौन सा है? 18। अब हमने ये देखना है कि ये जो ऑक्सीजन हासिल हुई है, ये जो ऑक्सीजन इवॉल्व हुई है, अगर इस ऑक्सीजन में ये
ऑक्सीजन 18 मौजूद है, तो इसका मतलब ये वाली जो ऑक्सीजन है ये किस से आएगी बच्चे? कार्बन डाइऑक्साइड से आएगी। किस से आएगी? कार्बन डाइऑक्साइड से। लेकिन असूलन ये जो आपको ऑक्सीजन हासिल होती है ना, इसके अंदर ये जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन 18 नहीं होगी, बल्कि कौन सी होगी? ऑक्सीजन 16। मतलब जो हमने खुद ऐड की थी ना कार्बन डाइऑक्साइड वाले ऑक्सीजन, ये वो ऑक्सीजन नहीं है। आपके पास कौन सी ऑक्सीजन है? 16 वाली। तो ये ऑक्सीजन 18 कहाँ चली गई है? ये ऑक्सीजन 18 चली जाएगी ग्लूकोज वाले ऑक्सीजन में। तो देखें एसोटोप्स, एक ऑक्सीजन के एसोटोप्स को आपने जब उसमें ऐड किया तो उसकी मदद से आपको आइडिया हो गया है कि ये जो हमें ये जो ग्लूकोज हासिल हुई है उसमें कौन सी ऑक्सीजन है, और जो आपको बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन हासिल हुई है उसमें कौन सी ऑक्सीजन है। तो ये स्ट्रक्चर और रिएक्शन डिटर्मिनेशन में इस तरह इस्तेमाल होती है। अब इसका जो लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है वो है कार्बन डेटिंग मेथड। उसको अब आप देख लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। दूसरा आपकी बुक में इसकी जो हेडिंग दी गई है ना वो ये दी गई है, आर्कियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूज। दूसरा इसका क्या नाम है? कार्बन 14 डेटिंग मेथड। कार्बन 14 डेटिंग मेथड। तो इससे क्या होता है? इसमें आप रेडियो एक्टिव कार्बन 14 की मदद से ना जो आपके पास डेड ऑर्गेनिज़म है वो अब उस ऑर्गेनिज़म में आपके प्लांट्स भी आ जाएंगे, आपके एनिमल्स भी आ जाएंगे। प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, या आपकी जो ओल्ड रॉक्स हैं, चट्टानें हैं कि ये चट्टान कितनी पुरानी है, उनकी आप एज डिटरमिन कर सकते हो। क्या डिटरमिन कर सकते हो? एज। तो कार्बन 14 की मदद से ये जो आपके इन ओल्ड ऑर्गेनिज्म को फॉसिल भी कह सकते हो। यानी कार्बन 14 रेडियो एक्टिव आइसोटोप की मदद से ये जो आप एज डिटरमिन करोगे ना इन ऑर्गेनिज्म की या फिर इन चट्टानों की, रॉक्स की, इस मेथड को कहते हैं कार्बन डेटिंग मेथड। क्या कहते हैं? कार्बन डेटिंग मेथड। इसको डिस्कवर करने वाला कौन था? साइंटिस्ट एफ विलर्ड ने इसको डिस्कवर किया था, इस टेक्निक को। इसी वजह से उसको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। अब थोड़ा सा इसके हम डिटेल में चले जाते हैं कि ये कार्बन 14 किस तरह होती है, होता है क्या है बेसिकली। ये है नाइट्रोजन जो कि आपके एटमॉस्फेयर में मौजूद है। इधर मैं लिख भी देता हूँ, एटमॉस्फेयर में। अब होगा क्या? इस नाइट्रोजन के साथ न्यूट्रॉन आकर ऐड हो जाएगा। कौन ऐड हो जाएगा? न्यूट्रॉन। ये कहाँ से आएगा? ये सूरज से आएगा। सूरज से कैसे आएगा? कॉस्मिक रेज़ की शक्ल में, कॉस्मिक रेज़ की शक्ल में। तो ये इसके साथ मिलकर क्या बना देगा? कार्बन 614, और बदले में आपको क्या दे देगा? प्रोटॉन। अब ये कार्बन 614 आगे क्या करेगी? कार्बन 614 आगे ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी। कौन सी ऑक्सीजन के साथ? दोबारा इधर भी आप लिख लें, एटमॉस्फेयर में जो मौजूद है, फ़िज़ा में जो मौजूद है। फ़िज़ा में 4 गैसेस होते हैं ना, आपने पढ़ा हुआ है। सबसे पहले होती है नाइट्रोजन 78%, दूसरे नंबर पे होती है ऑक्सीजन 21%, थर्ड नंबर पे होती है आपके पास आर्गन, ये होती है 0.9%, फोर्थ नंबर पे आपके पास होती है कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। फ़िलहाल अभी हमने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को लिया है। पहले तो हमने नाइट्रोजन को लिया है, उसके बाद ये हमने न्यूट्रॉन की मदद से, जो सन से कॉस्मिक रे से न्यूट्रॉन आ रहा था उसकी मदद से हमने क्या बना लिया? कार्बन 614। ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, पीछे हम इसको पढ़ रहे हैं। साथ में आपको क्या हासिल होगी? हाइड्रोजन। अब यही कार्बन ऑक्सीजन की मदद से मिलकर एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन मौजूद है उसकी मदद से मिलकर क्या बना देगी? CO2, और इधर हम क्या लिख लेंगे? 14, यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड बना देगी। अब आगे क्या होगा? आगे का सीन देख लें। इसी कार्बन 14 को, इसी कार्बन डाइऑक्साइड को आगे कौन इस्तेमाल करेंगे? प्लांट्स इस्तेमाल करेंगे। प्लांट्स फिर उन्हीं प्लांट्स इसको इस्तेमाल करके वो खुराक बना देंगे, और वो खुराक मोस्टली क्या होती है? प्रोटीन्स की शक्ल में होती है, कार्बोहाइड्रेट ETC। फिर इसी प्रोटीन को, या दूसरे लफ्ज़ों में इसी फूड को हम जो एनिमल्स हैं, हम इंसान भी उसमें इंक्लूडेड हैं, या जो बाकी ऑर्गेनिज़म है, वो इसको क्या कर लेंगे? इनटेक कर लेंगे प्लांट से। तो अब वही कार्बन डाइऑक्साइड जो पहले मौजूद थी पौधों में आएगी, पौधों से अब वो किसका हिस्सा बन जाएगी? एनिमल्स का। किसका हिस्सा बन जाएगी?
एनिमल्स का, मतलब ये कार्बन 14 अब किसका हिस्सा बन गई है, एनिमल्स का। अब जब तक एक ऑर्गेनिज्म ज़िंदा रहेगा उसमें ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप वैसे का वैसा मौजूद रहेगा, लेकिन जो ही उस ऑर्गेनिज्म की, चाहे वो एनिमल है चाहे वो कोई भी है, उसकी जब डेथ हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, तो ये जो कार्बन 14 आइसोटोप है ना, ये आगे अपनी डिके शुरू कर देगा, मतलब ये आगे टूटना शुरू हो जाएगा, ये आगे किसी और एलिमेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इसकी मदद से, ये जो इसकी डिके है, इसकी मदद से फिर आप ये मालूम कर सकते हो कि वो ऑर्गेनिज़म कितना पुराना है, उसकी डेथ कितना अर्सा पहले हो चुकी है, मतलब आप उसकी एज डिटरमिन कर सकते हो। इस टेक्निक को कहते हैं कार्बन डेटिंग मेथड। इसको आप नोट कर लें, फिर इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, 2-3 न्यूमेरिकल। अच्छा बच्चे, इसको आप ने उम्मीद कर तो नोट कर लिया होगा। आगे हम एक फार्मूले की मदद से देखेंगे कि किस तरह से हम ना ऑर्गेनिज़म की एज डिटरमिन कर सकते हैं। वो फार्मूला आप ज़रा देख लें। तो फार्मूला ये है बच्चे, n इज़ इक्वल टू n नॉट e माइनस के टी, ये फार्मूला। इसी फार्मूले की मदद से हमने एक आगे रिलेशन को डिराइव करना है, उसको आपने समझना है। ये n किस चीज़ को शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कार्बन 14 ओवर कार्बन 12। ये रेशो किस में शो कर रहा है, डेड ऑर्गेनिज्म में। किस में शो कर रहा है, डेड ऑर्गेनिज्म में। अच्छा, आगे जो ये लिखा हुआ है ना n नॉट, ये शो कर रहे हैं इसी रेशियो को लिविंग ऑर्गेनिज्म में। किसको, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। हम इसमें डायरेक्ट फार्मूला पुट कर लेंगे, फिर उसकी मदद से आगे हम उसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो एट द एंड आपको जो रिलेशन मिलेगा t, ये t किसको शो कर रहा है, जो उस ऑर्गेनिज्म की आपने एज मालूम करनी है। ये होगा 2.303 डिवाइडेड बाई t 0.5। ये किसकी होगी, कार्बन 14। कार्बन 14 डिवाइडेड बाई 0.693 मल्टीप्लाई लॉग, ये हो जाएगी कार्बन 14 एक्टिविटी। किस में एक्टिविटी, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। अभी वो जानदार लिविंग है, लिविंग की बजाय वो मोस्टली न्यूमेरिकल में आपको फ्रेश सैंपल भी दे सकता है। क्या दे सकता है, फ्रेश सैंपल। न्यूमेरिकल में हम देख लेते हैं, डिवाइडेड बाई कार्बन 14, इसी की आपने एक्टिविटी किसके अंदर देखनी है, डेड ऑर्गेनिज्म में। किसके अंदर देखनी है, डेड ऑर्गेनिज्म में। आगे हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं, तो इसी चीज़ को फिर इसी रिलेशन की मदद से हम एज डिटरमिन कर लेंगे। तो नोट्स की मदद से हम 2-3 उसकी न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो आपके पास जो है एग्जाम्पल, अब देख लें एग्जाम्पल, इसमें देख लेते हैं। रिलेशन बस आपको याद होना चाहिए, इसी रिलेशन को मैं दोबारा लिख भी दूंगा। तो आपके पास क्वेश्चन है कि हमारे पास एक है इजिप्टियन मम्मी, मतलब जो मम्मी जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, काफ़ी पुराने होते हैं, उसको आपने लिया। उसके जो बाल है, उसके बाल में आपने देखी थी कि एक्टिविटी, जो रेडियो एक्टिविटी थी वो है 7.0 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट पर ग्राम। अच्छा, आपने क्या फाइंड आउट करनी है, उस मम्मी की या उस ऑर्गेनिज्म की आपने क्या फाइंड आउट करनी है, एज फाइंड आउट करनी है। और फ्रेश सैंपल जो है ना, फ्रेश सैंपल, उसके अंदर जो रेडियो एक्टिविटी है वो भी उसने बता दिया है, वो है 14 मिनट्स पर ग्राम। यानी आपको उसने एक ऑर्गेनिज्म दे दिया, लेट्स सपोज जो हमने ज़मीन से निकाला है, उसके अंदर जो बाल था या कोई भी सैंपल था, लेट्स सपोज, उसके अंदर हमने देखा है कि ये जो कार्बन 14 है ना, वो इसी हिसाब से अपने आप को डीके कर रहा है। उसका दे दिया आपको फ्रेश सैंपल, उसकी ये वैल्यू भी किसको शो कर रही है, कार्बन 14 को। फार्मूला क्या था, टाइम पीरियड इज़ इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई 0.693, आगे मल्टीप्लाई टाइम पीरियड 0.5, इसको हाफ लाइफ भी कहते हैं, किसकी, कार्बन 14 की। अब कार्बन 14 की ये जो हाफ लाइफ है ना, ये हाफ लाइफ ये आपको दे देगा, ये है तकरीबन 5730 ईयर, ये है उसकी हाफ लाइफ। यानी इस जगह आपने ये चीज़ पुट करनी है। आगे क्या होगा,
आगे होगा आपके पास मल्टीप्लाई लॉग। अब कार्बन 14 की आपने वैल्यू लेनी है, पहले तो लेनी है, मैंने आपको क्या कहा था, कार्बन 14 की वैल्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म में, लिविंग की बजाय इधर उसने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया, फ्रेश सैंपल। फ्रेश सैंपल के लिए उसने क्या वैल्यू दी है, 14, तो ऊपर मैं लिखूँगा 14। नीचे देखें डेड ऑर्गेनिज्म, जो ओल्ड ऑर्गेनिज्म आपने ज़मीन से निकाला है उसकी उसने क्या वैल्यू दी है, 7.0, तो इधर क्या पुट कर दें 7, तो ये आंसर क्या आ जाएगा 2। ये आप कैलकुलेटर की मदद से log 2 की वैल्यू निकाल लेंगे। इसमें आप क्या चीज़ पुट करेंगे, 5730, फिर इसको आप डिवाइड कर देंगे, इस जो भी फिर आपका जो आंसर आएगा वो उस ऑर्गेनिज़म की क्या होगी बच्चे, एज होगी। इसी तरह दूसरा जो न्यूमेरिकल है वो भी आप देख लें, वो भी हम कर लेते हैं, वो भी बिल्कुल आसान सा ही है। फिर इसके बाद एट द एंड में आपको 1-2 असाइनमेंट क्वेश्चन दूंगा, वो आपने खुद सॉल्व करने की उसको कोशिश करनी है। अब देखें आपके पास वो कह रहा है कि कार्बन 14 है और वो लकड़ी में है, मतलब आपको एक लकड़ी का टुकड़ा मिला है, पीस ऑफ वुड, उसमें कार्बन 14, उसकी जो वो अमाउंट है वो है 1/6। ये मतलब जो अमाउंट है ना, जो उन्होंने ज़मीन से निकाले, ये वो अमाउंट है। अच्छा, फ्रेश की क्या, ऑफ इट्स अमाउंट इन अ फ्रेश पीस ऑफ वुड, ठीक है। आगे आपने क्या, उसने क्या आपसे पूछा है कि आपने उसकी क्या फाइंड आउट करनी है, एज फाइंड आउट करनी है। तो इसमें देखें वही फार्मूला होगा, टाइम पीरियड 2.303 मल्टीप्लाई उसकी हाफ लाइफ गिवन होगी आपको 5730 डिवाइडेड बाई 0.693 मल्टीप्लाई लॉग। तो इधर आप क्या पुट करोगे, एक वैल्यू गिवन है, यानी आपको फ्रेश सैंपल की वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन डेड वाले की आपको वैल्यू गिवन है, तो इधर आप क्या पुट करेंगे, एन नॉट डिवाइडेड बाई 6। तो ये आपके पास ऑलमोस्ट आंसर ये कट जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा 1/6। तो इसके जब आप लॉग निकालोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो जो आंसर आएगा वो उसकी क्या होगी, एज होगी। तो एट द एंड में आपको एक असाइनमेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आपने खुद करने की कोशिश करनी है, फिर उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन है कि आपके पास एक लकड़ी है प्रिजर्व्ड वुड, ठीक हो गया, उसकी जो एक्टिविटी आपको दी गई है 4.11 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट पर ग्राम। अच्छा, जो फ्रेश सैंपल है, फ्रेश सैंपल में भी उसकी रेडिएशन की जितनी वो डिके हो रहा है उसकी वैल्यू भी आपको दे दी है, वो वैल्यू है 15.3 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट पर ग्राम। उसने आपसे पूछा क्या है, उसकी एज पूछी है, तो वही फार्मूला आप अप्लाई करेंगे, टाइम पीरियड, उसके आगे वही जो चीज़ हम पुट करते थे, लॉग में क्या होगा, हम ऊपर कार्बन 14 फ्रेश वाली वैल्यू पुट करेंगे, क्या है 15.3, डेड वाले की क्या है 14.11। बाकी सारा प्रोसेस ये वाला सेम होगा जो पिछले न्यूमेरिकल्स में हम कर रहे हैं। तो इसको भी बच्चा आप हल करने की कोशिश कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आइसोटोप से रिलेटेड जितनी भी बुनियादी चीज़ें थी या थोड़ी बहुत जो कम्प्लेक्सिटी थी उसमें वो सारी आपको समझ आ गई होगी। इसके अलावा फिर भी अगर आप समझते हैं कि कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज़।